दोस्तों इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा निम्नलिखित में से सूरसेन जन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? बताइए। सूरसेन की कौन सी थी? सूरसेन की मथुरा थी। सूरसेन की क्या थी? मथुरा, वज्जी की वैशाली, अंग की चंपा और काशी की बनारसी। तो बताइए टोटल कितने महाजनपद थे? आप बताइए। जितने भी 16 महाजनपद थे। ठीक है, और सारी की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो सूरसेन की मथुरा, सूरसेन यहाँ गलत लिखा हुआ है। सूरसेन ये सही वाला, ये सही लिखा हुआ है। तो सूरसेन की मथुरा, वज्र की वैशाली, अंग की चंपा और काशी की बनारसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? सबसे शक्तिशाली जो जनपद था 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच, वो कौन सा था? मगध। ठीक है, दी गए विकल्पों में से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था, जो दक्षिण बिहार के क्षेत्र में स्थित था। ठीक, इसकी राजधानी राजगृह थी या गिरिवृक्ष थी। तो मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। ठीक, देखिए इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी। ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में गए थे? बोलिए। तो बिंबिसार ने जो जिस चिकित्सक को भेजा था उसका नाम क्या था? जीवक। क्या नाम था? जीवक था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जीवक। कह रहा बिंबिसार। अब देखिए बिंबिसार हर्यवर्त वंश का संस्थापक था। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, इसके इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन रहते थे? जीवक रहते थे। जीवक। इन तो जीवक महात्मा बुद्ध की निजी चिकित्सा के रूप में उसकी सेवा के लिए भेजा गया था। तो किसने भेजा था? जीवक ने भेजा था। ठीक, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि हर्य वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। और बिंबिसार ने किसको भेजा था? जीवक। जीवक अपने चिकित्सा को भेजा था। ठीक है, किसके पास भेजा था? भगवान बुद्ध की निजी चिकित्सा के रूप में सेवा देने के लिए। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 88। 88 कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? बताइए। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, ये आपको बताया था मैंने। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 16। और 16 में से जो हमारे 8 हैं वह उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 16 महाजनपदों में से 8 जनपद हमारे कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और जो महाजनपदों की जो जो हमको नॉलेज मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बताइए। वह बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक, तो हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि जनपदों की संख्या कितनी है हमारी? 16 है। 16 में से 8 हमारे उत्तर प्रदेश में है। और इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म में भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक, तो ये हमारा हमारा थ्योरी पोर्शन में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आइए। अब आइए मौर्य वंश। अब हम पढ़ेंगे इसमें मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, सबको पता है, वेद बहुत आसान। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रवंश, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। हो गया, और कुछ नहीं। आइए सातवाहन वंश के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सातवाहन वंश के बारे में कथनों पर विचार करें। सिमुक इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, पहला कह रहा उसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक, तीसरा इस वंश के 7वें राजा हाल ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तकी की रचना की। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपका? इसमें जो है आपका पहला और दूसरा दोनों। तो सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक था। उसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। ठीक, देखिए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। देखिए सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? राजा सिमुक था। और इसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। तो ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका संस्थापक सिमुक था और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक है, देखिए कह रहा इस वंश के 17वें राजा हाल ने
प्राकृत भाषा में साता सप्तमी लिखा, ठीक है, साता सप्तमी लिखा, और गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन के सबसे प्रतापी राजा थे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा है? समय साता सप्तमी लिखी थी, संस्कृत भाषा में साता सप्तमी लिखी थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमारा क्या गलत है? यहाँ हमारा गलत है संस्कृत भाषा। तो यहाँ के ये जो राजा है इसने साता सप्तमी में तो लिखी थी, लेकिन किस भाषा में लिखी थी बताइए? प्राकृत भाषा में लिखी थी, ना कि संस्कृत भाषा में। तो हमारा ये पॉइंट गलत है, ये क्वेश्चन हमारा टफ माना जाएगा, इसको बहुत इन्होंने घुमा के दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप। 91 नंबर कह रहा है कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासन के काल में हुआ? बताइए, जो गिरनार झील का उल्लेख है वह उसका निर्माण किस मौर्य शासन काल में हुआ था? गिरनार झील का किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सौराष्ट्र के राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने करवाया था। तो बताइए, जो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आपका। 92 नंबर आइए। 92 नंबर कह रहा है कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? बताइए, अभी आपने ऊपर पढ़ा है ना, पुष्प गुप्त वैश्य, है ना, ऊपर लिखा भी हुआ है कि जो गिरनार में सुदर्शन झील है हमारी, उसका श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? पुष्पगुप्त को। किसको दिया जाता है? पुष्पगुप्त को। ठीक है, तो यहाँ पर पुष्पगुप्त वैश्य को भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए 93 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है, जिसका इतिहास 300 ईसा पूर्व है? बताइए, सबसे पुरानी झील कौन सी है हमारी? सुदर्शन झील। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुजरात स्थित गिरनार पर्वत के पास सुदर्शन झील झील भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील मानी जाती है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद अशोक रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने इसकी इसकी क्या करवाई? जीर्णोद्धार करवाया। मतलब इसमें जो मान लीजिए कुछ टूट फूट जाता था, या फिर ये इसका पानी वानी चेंज वगैरह करवाना हो, तो किसने? अशोक रुद्रदामन और स्कंदगुप्त जैसे लोगों ने किया। ठीक, क्या क्या इसमें हमारा इंपॉर्टेंट है बताइए? सुदर्शन झील की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? गुजरात में। इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 94 नंबर कह रहा है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, फिर से पढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 राजनीतिक केंद्र थे, इनमें से कौन सा प्रमुख नहीं था? बताइए, तक्षशिला है कि उज्जैनी है कि इंद्रप्रस्थ है कि सुवर्णगिरी है? कौन सा हो सकता है इसमें बताइए? इसमें है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ 2023 का पेट बहुत कठिन आया था, ये क्वेश्चन आपका टफ लेवल का है। पहली बात तो इतना बड़ा क्वेश्चन ही है, ऊपर से पूछ रहा है कौन सा केंद्र नहीं था, तो कौन सा हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। इसको आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, जल्दी क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, देखिए कह रहा मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों में विभाजित था। मौर्य साम्राज्य जो हमारा था ना, मौर्यन डायनेस्टी, वह 5 प्रोविंसेस में विभाजित था। ठीक है, कौन कौन से थे? उत्तरार्ध, दक्षिणार्ध, अवंती, प्राची, कलिंग। ठीक है, तो उत्तरार्ध की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी, प्राची की पाटलिपुत्र और कलिंग की तोसली। तो इंद्रप्रस्थ जो है मौर्य काल का राजनीतिक केंद्र था ही नहीं। ठीक है, इसलिए तो अब देखिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, जो मौर्य साम्राज्य था ना वो 5 प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, इतना बार देख लीजिए। और एक चीज़ और देख लीजिए आप, जो अवंती है, अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। ठीक, बस हो गया और कुछ नहीं। देखिए इसमें
96 देखिए, क्या निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? बिंदुसार की रुचि किस में थी? बिंदुसार, बिंदुसार अजीवर संप्रदाय का प्रवर्तक था। ठीक है, देखिए बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। यह अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मक्खी गोसाल थे। कौन थे? मक्खी गोसाल। बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो फिर से देखिए, जो बिंदुसार था हमारा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और यह कौन था? यह अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मक्खी गोसाल थे। ठीक है, देखिए आगे आइए। 96 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा गया था? बताइए, देवनाम प्रियदर्शी किसे बोलते हैं? अशोक को। ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार। किसे बोलते हैं? अशोक को। सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक, देखिए तो हमारा क्या है? देवनाम प्रियदर्शी, ये इंपॉर्टेंट। आइए आइए, 97 नंबर देखिए, कह रहा है राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम क्या है? बताइए। जो कनिष्क के समय था क्या? चरक। राजा कनिष्क के समय के जो दरबारी चिकित्सक थे उसका नाम क्या था? चरक। चरक कुशाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। ठीक है, चरक ने किसकी रचना की? चरक संहिता की रचना की। औषधि के ऊपर सबसे प्राचीनतम रचना है। कनक की राजसभा में नागार्जुना वसुमित्र ऐसे विद्वान निवास करते थे। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? जो हमारे चरक हैं, जो चरक है उसने चरक संहिता की रचना की। ठीक, और चरक किसके किसके दरबारी दरबारी चिकित्सक थे? कनिष्क के। ये इंपॉर्टेंट है आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ठीक, जो हमारा नगर पालिका प्रशासन की जो प्रणाली थी उसकी स्थापना के लिए सबसे प्रसिद्ध राजा कौन है? बताइए, जो जिसने नगर पालिका के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, तो कौन था आपका? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य था वो। चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है चंद्रगुप्त शासन के लिए एक सभा होती थी नगर शासन के लिए, जिसका प्रमुख नागरिक एवं पूर्व मुख्य था। ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली एवं 6 समितियों का उल्लेख किया है। ये क्वेश्चन आपका टफ है। ठीक है, तो नगरकालीन प्रशासन के लिए किसने उल्लेख किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। क्वेश्चन नंबर 99 आपका कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? कौन सी की गई थी? चौथे नंबर की गई थी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपसे कहा था कि चारों की चारों बौद्ध संगति, ठीक है, चारों चारों बौद्ध संगतियां याद करें। ठीक है, तो कनिष्क कनिष्क के काल में कौन सी की गई थी? कनिष्क के काल में चौथी नंबर की गई थी, ये देखिए। और किस स्थान पर की गई थी? कुंडल वन स्थान में की गई थी। कौन से नंबर की थी? चौथी संगति थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। ठीक, देखिए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? जो चौथी संगति हुई थी वो कुंडल वन स्थान में हुई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कितने की थी? वसुमित्र ने की थी। ठीक, हो गया। आगे आइए, 100 नंबर। 100 नंबर कह रहा है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका, इंडिका के लेखक कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन था? ये तो सबको आता है, इजी क्वेश्चन है, इजी इजी लेवल है ना? तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक, तो बताइए मेगास्थनीज ने किसकी रचना की? इंडिका की। फाहियान ने किसकी रचना की थी? फिक्यू की। और हेनसांग ने सीयू की। ठीक है, देखिए तो हमारा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? मेगास्थनीज, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। रचना क्या है? इंडिका। हेनसांग हर्षवर्धन के साल में काल में आया था। रचना क्या है? सीयू की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, लर्न करें।
इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक, 101 नंबर देखिए, कह रहा है चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है बताइए। चरक संहिता क्या है? एक किताब है। किससे संबंधित किताब है? आयुर्वेदिक पुस्तक है। क्या है? आयुर्वेद, आयुर्वेद पुस्तक है। तो आयुर्वेद किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, तो क्या है? चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद, चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद विज्ञान थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? चरक संहिता। ठीक, तो पहली बात तो चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक, और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? चरक संहिता। बस हो गया। आइए आप, इतना इंपॉर्टेंट है। 102 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी, व्यापार आधारित थी, उद्योग आधारित थी या युद्ध आधारित थी? ठीक है, तो क्या आधारित थी बताइए? मौर्य अर्थव्यवस्था क्या आधारित थी? ये क्वेश्चन भी आपका टफ टफ लेवल का है। देखिए, मौर्य इस काल में न केवल कृषि उत्पादन वृद्धि हुई बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन और व्यापार में अति प्रगति हुई। आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था में नई भूमि को प्रोत्साहन मिलने लगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा कि मुख्य रूप से हमारी जो मौर्य अर्थव्यवस्था थी वह किस पे आधारित थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। ये टफ है आपका। जो हमारी मौर्य अर्थव्यवस्था थी वह किस पे आधारित थी? कृषि अर्थव्यवस्था पे आधारित थी। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी काफ़ी टफ पेपर बनाता है। ऐसे क्वेश्चन जल्दी देखने को मिलते नहीं हैं। अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? सबसे बड़ा शिलालेख आपका कौन सा है बताइए? 13वें नंबर का शिलालेख है। ठीक है, 13वें नंबर के शिलालेख में किसकी चर्चा की गई है? कलिंग युद्ध, इसकी जानकारी मिलती है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कह रहा अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वें शिलालेख सबसे बड़ा है। ठीक, जिसमें हमको कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। आइए, 104 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन थी? कलिंग की राजधानी बताइए कौन थी? कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी अशोक के आक्रमण के दौरान। ये इंपॉर्टेंट है। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। ठीक है, और जो हमको कलिंग का आक्रमण, जो कलिंग का हमको उल्लेख मिलता है वो किस नंबर मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? बताइए, किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम के बीच, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच तक्षशिला शहर स्थित था। ठीक, ये भी आपका टफ लेवल है। सिंधु नदी और झेलम नदी, कह रहा तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल की गांधार राज की राजधानी थी। बताइए, प्राचीन काल में जो गांधार राज था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। ठीक है, इस समय तक्षशिला कहाँ पे है? पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 106वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय, बताइए कौन सा कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है? कौन सा? 13वें नंबर का, मैंने आपको बताया था 13वें शिलालेख। 13वें 13वें शिलालेख में कलिंग के विजय की चर्चा हुई है ना? देखिए, 107वां नंबर कह रहा है अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। इसमें सारनाथ के स्तंभ में, सारनाथ के स्तंभ में क्या है? सिंह चतुर्मुख शीर्ष है। ठीक, 108वां नंबर आइए,
कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को किस नाम से जाना जाता था बताइए। तो चंद्रगुप्त का जो सलाहकार था उसे कौन था बताइए। चाणक्य था। चाणक्य को हम क्या बोलते हैं? कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। ठीक है, चाणक्य को क्या बोलते हैं? कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समुद्रगुप्त नहीं बोलते हैं। ठीक है, आइए 109वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? कौन सा लेख है शिलालेख? सहबाजगढ़ी। सहबाजगढ़ी में आपका कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है बताइए? खरगोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। इसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया? खरगोष्ठी। खरगोष्ठी लिपि के बारे में आप बताइए। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। मतलब दाएं से बाएं, इधर से ऐसे लिखी जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और जो हमारी ब्राह्मी लिपि है वो कहाँ से कहाँ लिखी जाती है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। ये आप ध्यान रखिएगा। आइए पढ़ते हैं। करा शहबाजगढ़ी एक ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खगोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद कर लीजिए कि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख में खरगोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, याद कर लीजिएगा। और एक चीज़, एक पॉइंट आप ये भी याद कर लीजिएगा, जो खरगोष्ठी लिपि है ना, वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक, 110वां नंबर देखिए। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला, मौर्य कला में क्या है? स्तंभ बनाते थे, स्तंभ। मौर्य कला का सर्वाधिक प्रतिमान क्या है? स्तंभ। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में हुआ। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थलों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी रचना की। बताइए, तो क्या हो जाएगा? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान क्या है? स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ बनते थे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था, कौन सा था? अधीन नहीं था, बताइए। कामरूप। ठीक, कह रहा है कर्नाटक के मास्की अभिलेख एवं दतिया जिले में गुर्जर अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक एवं गुर्जर तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। कल्हड़ की राज सरंगनी के अनुसार उसके यहाँ उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया। गुर्जर राज शासन का उज्जैन क्षेत्र भी अशोक के अधीन रहा। कामरूप असम का पुराना नाम है। कामरूप किसका पुराना नाम है? असम का पुराना नाम है। यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। ठीक भैया, ये आपका जो है टफ लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, तो क्या हो जाएगा? कामरूप किसका पुराना नाम है? असम का पुराना नाम। ठीक है, और यह अशोक के जो है साम्राज्य के अधीन नहीं था। क्योंकि ये असम तक कहाँ से पहुँच गया अशोक? असम तक तो पहुँचा नहीं था। 111 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कीजिए 112 नंबर का। कह रहा है सांची स्तूप किस काल में संबंधित है? बताइए, सांची को किस काल में संबंधित है? मौर्य काल में। ठीक, सांची का स्तूप मौर्य काल में किसने बनाया था? अशोक ने करवाया था। तो अशोक किस समय था? मौर्य काल में। सांची का स्तूप कहाँ बना हुआ है बताइए? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन में जिन्हें बना हुआ है। बस हो गया, और क्या इंपॉर्टेंट है आपका? 193 नंबर का क्वेश्चन देखिए। करा दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की राजधानी की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी के तक फैले थे। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन्होंने बैक्टीरिया राजा डेमेटिस को भी हराया। राजवंश का 5वां भाग भारत था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ, ठीक है,
महाभास इसके समय में लिखा गया था। तो महाभास किसके समय में लिखा गया था बताइए? पतंजलि का शुंग वंश के समय लिखा गया था। और जो राजा था उसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। देखिए मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहस्पति और उसके सेनापति पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। तो किसने स्थापना की? शुंगमित्र को शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है। मालविका अग्नि मित्रम तथा दिव्य विधान के अनुसार पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर के बराह विदर्भ तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूर्व में मगध विस्तृत था। शुंग राजवंश के शासनकाल में ही पतंजलि ने महाभास की रचना की। तो महाभास की रचना किसने की? पतंजलि ने। किस काल में? शुंग राजवंश के शासनकाल में। तो हमारा पूरा, हम यदि पूरे क्वेश्चन को ना पढ़ें तो यहीं से ऑप्शन कर सकते हैं कि जो महाभास जो है हमारा, इसकी रचना जो है किस काल में की गई थी। ठीक है। तो शुंग राजवंश के दौरान पतंजलि ने महाभास की रचना की। बस हो गया। और हमको ऊपर पूरी कहानी पढ़ने की क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो लेवल है वह काफ़ी टफ है। ठीक है। आइए, कह रहा है प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? बताइए, पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक, देखिए पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। ठीक। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। तो किस अभिलेख से हमको यह जानकारी मिलती है कि 2 बार अश्वमेध यज्ञ हुआ? अयोध्या अभिलेख से। ठीक है। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग 2 बार अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखिए कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण, ठीक है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? चीनी तुर्किस्तान। ठीक है। आइए, ये क्वेश्चन आपका टफ है। कुषाण मूलतः चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे। चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण मध्य एशिया में जाकर बस गए। ठीक। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल। थैंक्स।